अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान शाह खावर साहब ने। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपके वक्त आपसे गुफ्तगू करते हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस इरसाल किया गया था जिसमें उन्होंने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक 4 सवालात पूछे थे। सवाल नंबर 1 ये था कि आर्टिकल 63A के तहत अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने से रोका जा सकता है। सवाल नंबर 2 ये था कि मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा या नहीं। सवाल नंबर 3 ये था कि हुकूमत ने पूछा कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन रहेगा। और सवाल नंबर 4 ये था कि आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया तो क्या ऐसे अरकान ताहयात नाअहल होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3-2 की बरतरी से इस पर फैसला सुनाया है, इस पर राय दी है इनफैक्ट। और उस राय में उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ़ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। साथ ये भी कहा कि ताहयात नाअहली या नाअहली की मयाद का तयन पार्लिमान करे। ये राय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। अब इसके सियासी असरात वफाक पर क्या होंगे और बिलखुसूस पंजाब पर क्या होंगे, डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, एक बुनियादी सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने देखा कि उन्होंने पिछले कई दिनों से एक तनकीद जो है वो इदारों की तरफ, अदालतों की तरफ रुख मोड़े हुए थे। आज की ये जो राय है, आप समझते हैं इससे जो सियासी इस्तराब था, भौचाल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनकी तनकीद की जा रही थी, अब वो कुछ थमेगा? नहीं, लाजमन थमना चाहिए, थम जाना चाहिए। हम तो भी यही हमेशा कहते रहते हैं कि भाई हर सियासी जमात के लिए, हर शहरी के लिए, हर गिरोह के लिए आखिरी उम्मीद जो होती है इंसाफ हासिल करने की, अपने जो हुकूक हासिल करने की, वो अदालतें होती हैं। वो छोटी अदालतें हों, बड़ी अदालतें हों। अभी जब ये तौहीन मज़हब के तहत मुकदमा दर्ज हुए तो रिलीफ तहरीक इंसाफ के लीडरों को अदालतों से मिला है ना, कि उन्होंने कहा कि ये मुकदमा दर्ज ना किए जाएं और इनकी ज़मानतें भी हुई, सब कुछ हुआ। अच्छा, इस फैसले में या ये राय जो आई है ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ़ इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इस वक्त जो मरकज़ और सूबे की हुकूमतों पर इसके क्या असरात होंगे, कि ये हमेशा होता रहा है कि हमारे यहाँ जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है ये हौसला शिकनी करता है अरकान के इन्हिराफ की, हौसला शिकनी करता है फ्लोर क्रॉसिंग की, हौसला शिकनी करता है ज़मीर फरोशी की, और हौसला शिकनी करता है लोगों को पार्टी वफ़ादारी जो है तर्क करने की। लेकिन इब्हाम ये था कि क्या जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें सज़ा क्या मिलनी चाहिए। माजी में ये हुआ है कि लोगों ने बेदरेग पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी भी की, वोट भी दिया, फ्लोर क्रॉसिंग भी की, लेकिन उनको कभी सज़ा नहीं मिली। तो अब एक हद तक जो है ये इब्हाम दूर हुआ है, लेकिन इसके साथ कई और सवालात खड़े हो गए हैं कि जिस रुकन ने अगर वोट दिया है और वो डी सीट होना है, उसकी सज़ा उसको डी सीट होने की शक्ल में मिली है, तो अगर वो वोट उसका शुमार ही नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद सज़ा किस चीज़ की मिल रही है? क्या सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के लीडर जो हैं उनके हुक्म अदूली की सज़ा उनको मिल रही है, या वो जो इर्तिकाब जुर्म हुआ है उसकी सज़ा मिल रही है? इसके अलावा जो इसकी नाअहली है, डी सीट होना है, वो 1 मुद्दत के लिए, 2 मुद्दत के लिए, ताहयात है ये वो। तो शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, हम उनसे पूछेंगे कि खावर साहब ये फरमाएं कि अब इस फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग की किस हद तक हौसला शिकनी होगी, और जो अदम एतमाद का बुनियादी हक है आइन ने अरकान असम्बली को दिया है कि अगर पार्टी या लीडर जो है वो काम सही ना कर रहा हो, पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो, या उसकी पॉलिसियाँ तबाहकुन हों, तो वो उसको हटा सकें, और उस हक़ पर ये कितने असरात मुरतब होंगे इस फैसले के? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो आज जो भी आउटकम आया है सदारती रेफरेंस का, इसको ना आप जजमेंट कह सकते हैं, ना ऑर्डर कह सकते हैं, ना डिक्री ऑफ द कोर्ट कह सकते हैं। अच्छा, ये एक राय है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो 3 मेजर ज्यूरिसडिक्शंस हैं। एक अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है जो कि हाई कोर्ट्स के, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल्स के और इस तरह की और जो अदालतें हैं उनके फैसलों के खिलाफ वो अपील अदालत है। आर्टिकल
5 के तहत वो एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है। सही। दूसरी ज्यूरिस्डिक्शन है उसकी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में ये है कि अगर दो सूबों के दरमियान या एक सूबे और वफाक या हुकूमतों के दरमियान अगर कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो उसका जो है आर्बिटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होता है। तीसरा जो है वो एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है कि अगर हुकूमत या सदर मुमलिकत जो है वो किसी आइन या कानून की किसी शिक में कोई अबहाम हो और उसके बारे में आइन वाजे ना हो तो फिर एक रेफरेंस जैसे कि 4 नुकात पे मुश्तमिल था वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय तलब करने के लिए वो रेफरेंस भेजा। और उसका और चौथा जो है वो है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन सुओ मोटो ज्यूरिस्डिक्शन जो कि उसके वो आपको पता है कि उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सही। तो अब जो एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन होती है ये जो ओपिनियन फॉर्म करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो ओपिनियन जो है वो उसको आंसर करने के बाद वो वापस भेज देती है सदर मुमलिकत को। और मैं आपको एक वाज़ेह कर दूं कि वो सदर मुमलिकत के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है, वो सिर्फ एक राय है। अच्छा। जैसे मैं मुझसे कोई इदारा कोई शख्स एक लीगल प्रेपोजिशन के बारे में मुझसे कानूनी ओपिनियन हासिल करता है, मैं उसको ओपिनियन दे देता हूँ। वो जरूरी नहीं है कि वो ओपिनियन जो है वो उसके ऊपर बाइंडिंग हो, वो उससे एक इन्फ्रेंस जरूर ड्रॉ कर सकता है। और आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जिसमें उन्होंने किसी कानून की जो है वो अहम नुक्ते के ऊपर फैसला किया हो, प्रिंसिपल ऑफ लॉ बनाया हो, तो वो बाइंडिंग है तमाम जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री के ऊपर। तो ये जो ओपिनियन है ये किसी सूरत में मैं नहीं समझता कि ये फैसले या जजमेंट या डिग्री के जुमरे में नहीं आता। एक बात तो ये है। अच्छा शाह साहब, आप ये भी कहना चाह रहे हैं जो दीगर अदालतें हैं या इलेक्शन कमीशन है, क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो इस राय को मद्देनज़र रखे या इस राय के तहत जो है वो आइंदा फैसले करे? हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने आज ही वो जो पंजाब असम्बली के जो मुबैना मुनहरिफ जो लोगों का जो रेफरेंस था उस पे आज उन्होंने फैसला जारी करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस ओपिनियन के बाद उन्होंने अपनी कॉज लिस्ट में से आज के लिए उसको डिलीट कर दिया और शायद वो कल उसके ऊपर फैसला सुनाएंगे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की जो राय है उसको देखने के बाद। अब चूंकि जो इलेक्शन कमीशन गो के एक आईनी इदारा है और एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन वो हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की इस राय के बाद जो है उसके खिलाफ जो है ओपिनियन फॉर्म करें। तो इसका असर पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन है वजीर आला का, उस पे तो हमें लगता है कि चूंकि वो उन्होंने उसको मंसूख कर दिया, कल तक के लिए एडजर्न कर दिया, तो उस पे शायद असर हो, क्योंकि ये जो ओपिनियन जी कि इतनी वो उसका शाखा खता गुलाम माफ, वैसे जो काज लिस्ट लगी थी वो भी कल 12 बजे का लगा था, उससे उसको उमिट किया है। कल 12 बजे भी अब वो नहीं होगा, कोई नई काज लिस्ट आएगी। कर दी। अगर ऐसा भी है तो वो मेरे ख्याल में इसीलिए है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ये जो ओपिनियन है उसको देखना चाहेगा, उससे फिर रहनुमा उसूल लेगा। अब आ जाए कि इसके क्या फॉलो आउट्स हो सकते हैं और इसका लीगैलिटी क्या है। देखिए, मैं आपको एक बतौर कानून के तालिब इल्म के मैं आपको एक अर्ज करता चलूं, ये जो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था उस वक्त जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके जहन में या उनके विजडम में बहुत सारी चीजें थी, इसलिए उन्होंने एक एक आइन का आर्टिकल और उसकी शिक्स जो है वो बड़ी सोच विचार के बाद उसको जो है आइन का हिस्सा बनाया। अब आप देखें कि अगर आप आर्टिकल 63A को अगर पढ़ें, उसकी जो बेयर रीडिंग करें, तो उसका तो बिल्कुल जो है स्पिरिट यही है कि एक पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है 4 सूरतों में, उनमें से एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस भी है कि उनका कोई भी जो पार्लिमानी पार्टी का मेंबर जो है वो अगर ये फैसला कर दें और उस पर कम्युनिकेट कर दें कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में फर्ज करें कि वो वजीर आजम या वजीर आला उनके खिलाफ डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट नहीं देगा, लेकिन अगर वो फिर भी देता है तो फिर पार्टी हेड
उसका एक रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजेगा, फिर फाइनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसको इलेक्शन कमीशन में भेजेगा, 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करेगा। तो उसमें तो बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात है कि जिस वक्त तक वो वोट कास्ट नहीं करेगा और उसका वोट कास्ट काउंट नहीं होगा, उस वक्त तक वो डिफेक्ट नहीं करेगा। तो फिर जैसे अभी आपने फरमाया कि एक बंदा जो है वो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट देता है या अब्सटेन करता है और उसका वो वोट काउंट ही नहीं होता, तो फिर उसको सजा किस बात की? लेकिन वो फेल का तो मुर्तकिब हो गया ना शाखावर साहब, उसने एक अमल तो कर लिया ना, वो उसने एक फेल तो कर लिया। मैं आपको बताऊं, फेल का मुर्तकिब होना फिर उसका मतलब ये है कि आप जो आइन में आर्टिकल 95 है और दूसरा जो वजीर आला के खिलाफ एक उस शिक का मुझे भी याद नहीं है, वो क्यों इसमें आइन में डाली गई है कि एक वजीर आजम या वजीर आला के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो एक प्रोविजन है, जो तरीकाकार दिया गया है, वो फिर क्यों है? अगर तो यही होना है कि अगर मसलन अगर कौमी असम्बली में एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी है उसकी और उसका लीडर ऑफ द हाउस है वो वजीर आजम है, अब इसका मतलब ये है कि उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस वक्त तक उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नहीं होगी, जबकि उसके ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है शाखावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कानून की दुनिया में नाम गिरामी शख्सियत हैं। जज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा जो मुनहरिफ अरकान हैं, अगर उनका वोट शुमार नहीं होगा और उसके बाद उनको सज़ा भी होगी, तो इसके एक तो असरात क्या होंगे, और अगर वोट शुमार ही नहीं होना तो ये जो तहरीक अदम एतमाद का चैप्टर है आइन और कानून में, आप समझते हैं कि फिर ये एक तरह से इसकी वो वक़्त और वो अहमियत नहीं रहती? देखिए, ये जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये जो फैसला किया है ये तो ऐसे ही हुआ जिस तरह के अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। यानी जो गाड़ी है आपने घोड़ों के आगे खड़ी कर दी, तो अब उल्टा मामला हो गया। यानी अब ये बिफोर, यानी जुर्म होने से पहले आपने उनको मुनारिफ कर दिया, उनको मुनारिफ अरकान को फारिग कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में आइन के मुताबिक तो ये फैसला नहीं है मेरी नजर में। सुप्रीम कोर्ट है जो फैसला करे। तो लेकिन अब बात असल में जो हुआ ये है कि अब इस फैसले की नजर में जो मुनहरिफ अरकान हैं वो उनका वोट काउंट नहीं होगा। अब वोट काउंट नहीं होगा, उसके बाद उनकी नाअहली होगी। उसके मुतालिक उन्होंने कहा है कि उसके मुतालिक कानून साज़ी करनी पड़ेगी, और ये उन्होंने ख़ास तौर से ये कह दिया है कि वो ताहयात नाअहली नहीं होगी। वो उन्होंने नहीं तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा है तो हमने रेफरेंस वापस कर दिया। तो अब इसका जो इसके जो असरात होंगे वो बड़े अजीब व गरीब होंगे, क्योंकि अब ये जो कि जिन लोगों ने वोट दिया है, अगर तो वोट दिया है और देने के बाद उनको मुनारिफ उनको उनके जो वोट को काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसके मतलब ये होगा कि फिर वो सारा मामला उल्टा सीधा हो जाएगा। अब ये देखना है कि जहाँ तक के फेडरल गवर्नमेंट का मामला है या नेशनल असेंबली का मामला है, इसमें तो जहाँ तक मैंने देखा है कि वहाँ पर इनके पीटीआई के लोगों ने तो वोट उन पे काउंट नहीं किया, उन्होंने तो जो इत्तेहादी हैं उनके वोट पे काउंट किया है। तो इस वजह से उनको तो शायद असर इतना नहीं होगा, लेकिन जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो हुआ है पंजाब में, उसमें यकीनन ये असरअंदाज होगा, लेकिन डायरेक्टली असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि ये जो उन्होंने फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक एडवाइजरी कैपेसिटी में किया है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने पिटीशन फाइल की उन्होंने फैसला कर दिया, उन्होंने एक किस्म का इंटरप्रिटेशन दे दी है। अब उस इंटरप्रिटेशन को अब जो इलेक्शन कमीशन के सामने जो केस चल रहा है पंजाब का, उसके सामने इस इंटरप्रिटेशन को पेश किया जाएगा, ये दिखाने के लिए कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो जब अब इलेक्शन कमीशन उस बेसिस पर किस तरीके से फैसला करता है, ये देखने की बात है, क्योंकि उसको बाद में चैलेंज भी हो सकता है। तो पंजाब गवर्नमेंट में इमीडिएट तो कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आइंदा उस पर असरअंदाज होने का चांस है। उस्मानी साहब, बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस जो रेफरेंस का मकसद था, या जजेस ने जो 3 जजेस ने फ़ैसला दिया है कि एक तो इर्तिकाब जुर्म से रोकना है,
और जो जुर्म हुआ है उसकी संगीनी भी कम करनी है कि अगर एक आदमी चोरी करता है तो सिर्फ उसको इस बात की ये सज़ा देकर नहीं छोड़ दिया जाता कि आपने चोरी की है तो इसकी सज़ा मिल गई, सामान आपने अपने पास रखें, वो सामान भी वापस होता है। तो जो वोट दिया था पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने की और वोट देने की सज़ा उसको डी-सीट करना है, और वो जो जुर्म किया है उसको गैर मौसर किया जा रहा है इस वोट को शुमार ना करके। नहीं, देखिए जुर्म की बात नहीं है यहाँ पर, ये कोई यहाँ पे तो बात ये है कि जो आप अगर डायरेक्शन देखें 63A में साफ लिखा हुआ है कि क्या करे इंसान अगर कोई मेंबर अगर कोई ये हरकतें करे तो उस सूरत में उसके खिलाफ एक रेफरेंस पेश होता है, और वो भी शो कॉज नोटिस देने के बाद एक रेफरेंस पेश होता है, और वो जब उसको जवाब दे करके फिर इलेक्शन कमीशन के सामने वो जाता है। ये हजार उसमें स्टेजेस किए गए, इन्होंने इस फैसले से वो सारे स्टेजेस खत्म कर दिए। यानी जो आदमी जिसने के अपनी दिखाया कि वो किसी वजह से वोट नहीं देना चाहता, उसको पहले से फारिग कर दिया, इसका वोट काउंट नहीं होगा। इन्होंने फैसला किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ गलत। अच्छा, इसमें जस्टिस साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अब ये है कि ये राय है, और आपने भी कहा कि एक एडवाइजरी डिसीजन है, क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद है आइन और कानून के तहत कि वो इसके तहत ही अब अपना जो डिसीजन है वो करे, या वो इसको किसी हद तक नज़रअंदाज भी कर सकते? यानी 63(1)(a) को वो इसी तनाजुर में पढ़े, हाँ, इसी पस मंज़र में वो पढ़े। जी देखिए, यही मैंने आपसे पहले भी कह दिया था, इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि अब चूंकि ये एडवाइजरी कैपेसिटी है, ये बाउंड नहीं है इलेक्शन कमीशन इसको एक्सेप्ट करने का, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन जो है 63(1)(a) की, ये यकीनन जो कि दूसरे साइड के पीटीआई के लोग हैं वो इस इंटरप्रिटेशन को कोर्ट के सामने पेश करेंगे और कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये मायने लिया है। उस पर दूसरी साइड वाले वो उस पर आर्गुमेंट कर सकते हैं, और हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी और नतीजे पे पहुंचे, और फिर उसके बाद वो अपील हो और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन वो बाउंड नहीं है इससे। सही जी, ठीक, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड उस्मानी साहब, आपके वक्त। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो पंजाब में अब इस राय के बाद कहा यह जा रहा है कि कल अब जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है, पहले ही कहा गया था कि 12:30 बजे कल आ जाएगा, अब देखते हैं कि वो फैसला कब आता है। लेकिन पंजाब में अब जो बहरान है वो गंभीरतर हो जाएगा। हल क्या निकलेगा इसमें? क्या पंजाब में इस वक्त हमजा शहबाज साहब के पास इख्तियार है बतौर वज़ीर आला वो असम्बली तहलील कर दें, या ये मामला अभी लटकेगा, 2-4 हफ्ते और इनको टाइम मिल जाएगा? देखिए, बात यह है कि अगर तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल से गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर देते हैं, जो पहले अभी उन्होंने मुअत्तर रखा हुआ है ये काम, और वो गवर्नर के तौर पर काम नहीं कर रहे, वो ये समझते हैं कि जो प्रोसेस हुआ इलेक्शन का वो भी दुरुस्त नहीं था, गवर्नर को हटाना भी दुरुस्त नहीं था, वगैरह वगैरह। लेकिन आज अगर वो एक सियासी फ़ैसला करते हैं गवर्नर के तौर पर, ज़िम्मेदारियाँ जो है ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाकर कल हमजा साहब से कह देते हैं कि एतमाद का वोट लें, तो एतमाद का वोट तो वो नहीं ले सकते जी, और मुनहरफीन को इमरान खान वापस भी नहीं लेंगे, या फिर ये कंप्रोमाइज़ मुस्लिम लीग नून करे कि इन लोगों को वापस ले, अगर ये सारे के सारे वापस आना चाहें और फिर परवेज़ इलाही की हुकूमत कायम हो जाए, ये भी इम्कान मौजूद है। अदरवाइज़ ये असम्बली और हुकूमत की तहलील तक मामला जाता नज़र आ रहा है। यानी इस वक्त इस राय के बाद अगर इलेक्शन कमीशन उनको डी-सेट कर देता है और उनका वोट शुमार नहीं होता तो हमजा साहब गए और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब भी जी वोट नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे। तो लगता यूँ है कि हालात इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। अगर मुल्क के सबसे बड़े सूबे में इलेक्शन होते हैं तो नामुमकिन है कि कौमी असम्बली में जहाँ इस्तीफ़े आ चुके हैं तहरीक इंसाफ के, कि वहाँ इलेक्शन ना हो या इलेक्शन को रोका जा सके।
मुस्लिम लीग नून तो पहले ही इलेक्शन की तैयारी कर रही है। आज की जो ख़बरें आ रही हैं वो भी इसी की तरफ इशारा करती हैं। तो वो क्यों चाहेगी कि यहाँ पंजाब में इलेक्शन हों और मुस्लिम लीग नून वीक पोजीशन में कि मरकज़ी हुकूमत का बोझ उस पर हो और महंगाई का बोझ उस पर हो, इस वक्त जो सूरत हाल बाकी है, और इमरान ख़ान एक फ़ातह के तौर पर या एक ऐसे शख्स के तौर पर की बात सुनी जा रही है वो इलेक्शन लड़ें और हम इलेक्शन में जाके सूरत हाल ख़राब करें। मेरा ख़्याल है इलेक्शन की तरफ ही मामला जा रहे हैं। लेकिन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कायरा साहब, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है सदारती रेफरेंस पर, इसको आप किस नुक्ते नज़र से देखते हैं? और दूसरा जो मजमूई सूरत हाल है मुल्क की, क्या अगली इलेक्शन हम देख रहे हैं या 1.5 साल सवा साल आपकी हुकूमत पूरे करेगी और सख्त फैसले आप ही करेंगे? इरशाद साहब, माजरत से मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं आफ्टरनून में नहीं देख सका कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दी है सदारती रेफरेंस। मुझे थोड़ा जी कायरा साहब आपको बता देते हैं। एक तो ये है कि पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा, मुनहरिफ अरकान की नाअहली ताहयात नहीं होगी, पार्लियामान फैसला करेगी नाअहली का और नाअहली की मियाद क्या होगी। ये बुनियादी निकात हैं कायरा साहब जो सुप्रीम कोर्ट की आज राय सामने आई है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बहस चल रही है कि अब जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है बिलखुसूस पंजाब का, और हमजा साहब जो हैं उनके पास मुनहरिफ अरकान के वोट हैं, और अगर वो शुमार नहीं होते तो वो वज़ीर आला कैसे रहेंगे? ये बहुत ज़्यादा बात अब चल निकली है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ तो चीज़ें नहीं है ना, आइंदा के लिए बात होगी। पार्टी पॉलिसी है क्या, ये तो कोई नया फैसला नहीं है, इस फैसले में कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इसलिए कि इससे पहले भी आइन के अंदर भी ये दर्ज है, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बावरा तो नहीं जा सकती, लेकिन वहां पे भी ये तय है कि आपने वजीर आजम के चुनाव पे या अदम एतमाद की तहरीक पे वोट देना है अपनी पार्टी को, पार्टी के हुक्म पे। और जो मनी बिल है उसके अंदर भी वोट आपने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक देना है। उसके अलावा पार्टी पॉलिसी से हटके आप लेजिस्लेशन में वोट दे सकते हैं, ना इसको सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है ना इसको आइन रोकता है, क्योंकि वो आजादाना राय है। मुख्तलिफ इशूज मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से लेजिस्लेशन में आप अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, वहां बाइंडिंग नहीं होता। सो ये अगर अदालत का फैसला इस तरह इंटरप्रेट हो रहा है कि अपने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ चलना है, तो ये पार्टी की एक तरह की वो कहते हैं ना, बन जाएगी डिक्टेटरशिप। पार्टी भी हमारे आइन का तकाजा नहीं है, बल्कि आपने जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, आप अपनी जमात से हटके भी राय दे सकते हैं। लेकिन जहां पे जो फैसले होने हैं हुकूमत के, हुकूमत साजी के, बजट है, वजीर आजम है, और वजीर आजम का वोट क्यों? इसलिए कि वजीर आजम एक जमात को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहा होता है, उस जमात के नाम पे उसका मैनिफेस्टो बनता है, उस जमात के नाम पे वोट लिया जाता है। इसलिए जब वो एक जमात को रिप्रेजेंट करते हुए इनडायरेक्टली वो आवाम के वोट से चुना हुआ नुमाइंदा वजीर आजम है, बाकी मेंबर बाकी जो वजीर होते हैं, ये भी एक अदालत का फैसला है, जो मैं हमेशा कहता हूँ वो गलत फैसला है। मैं आज भी उसको गलत फैसला, मैं उसको मशकूक फैसला नहीं कहता, गलत फैसला कहता हूँ कि वो ये है कि जी जो वजीर है वो ऑटोनोमस अपनी को हैसियत रखता है और कैबिनेट जो है वो फैसले करेगी, वजीर आजम नहीं। इसलिए कि पाकिस्तान के लोग वोट देते हैं अपने नुमाइंदों को, और इनडायरेक्टली अवाम का वोट थ्रू देयर नुमाइंदों के जरिए वजीर आजम का चुनाव करता है। काबीना वजीर आजम की स्वीट विल पे होती है। आज वजीर आजम वजीर को कहता है किसी मेंबर को कि तुम मेरे वजीर हो, तो वो वजीर है। अगर वो कहता है कि तुम मेरे वजीर नहीं हो, तो वो नहीं है। आज वो कहता है कि आप खाजा अमूर के वजीर हो, कल वो कहता है आप नहीं हो, किसी उसको एक वजारत लेके दूसरी दे देता है। ये स्वीट विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है जी। इसलिए वोट प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, मैंडेट प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। लेकिन कायरा साहब अब सवाल ये है, कायरा साहब जो बात आप कर रहे हैं वो किसी हद तक समझ आती है कि इस राय जो है वो जो तहरीक अदम एतमाद का चैप्टर है आइन में, उसकी इफेक्टिवनेस पे सवाल तो उठेंगे, वो कितना इफेक्टिव रहेगा, ये बात आपकी ठीक है।
लेकिन मौजूदा जो हालात हैं इसमें हम देख रहे हैं कि पंजाब से अगर आपके इत्तेहादियों से हुकूमत चली जाती है, उसका हल क्या है? वहाँ पे फिर इलेक्शन ही एक हल नज़र आता है। अब पहली गुजारिश है कि हुकूमत क्यों चली जाती है? क्या अदालत ने कहा है कि मौसर बमाजी फैसला है? एक ओपिनियन लिया गया होना चाहिए। कायरा साहब, मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। अदालत ने जो राय दी है, कायरा साहब, अदालत ने जो राय दी है, कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है इन पंजाब के 25 मुनहरिफीन के हवाले से, अगर वो उसको इफ़ेक्ट करता है कि उन 25 वो मुनहरिफ भी हैं, डी सीट भी हैं और उनका वोट शुमार भी नहीं होता, तो ये ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमज़ा साहब की वजारत आला तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर गवर्नर उनको कहता है एतमाद का वोट दें, तो फिर एतमाद के वोट के लिए तो आपके पास वोट पूरे नहीं होंगे, तो हुकूमत तो फिर भी ख़त्म हो जाएगी। पहली तो इरशाद साहब, आप जो गुजारिश कर रहे हैं वो एक ऐसा आईनी खिलवाड़ है जो इस मुल्क का सदर, इस मुल्क का पंजाब का स्पीकर और जो गवर्नर का ऑफिस है वो करता रहा है और कर रहा है। इस सारे क्राइसिस को क्रिएट करने में उसका रोल है। जिन्होंने बड़े आपको डिग्निटी के साथ रखना होता है, ये सदर और गवर्नर के पास अदरवाइज को अथॉरिटी नहीं होती। बाय लॉ अथॉरिटी बड़ी थोड़ी होती है, उन्होंने बाय कंडक्ट अपनी अथॉरिटी बनाई होती है, जो तो एहतराम बनाया होता है। और आज बदकिस्मती ये है कि सदर और गवर्नर और जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने बर्बाद कर दिया ये ऑफिस। सही, वो अपोजिशन बन के बैठ गए हैं। और ये याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन जो कल या परसों फैसला देगा, उसमें ये जो इस वक्त अदालत का आया है ओपिनियन, पहली बात तो यह है कि ये अदालत की राय है जो सदर साहब ने उनसे मांगी, इसका आइंदा इलेक्शन के ऊपर इनेकाद होगा। इस राय से पहले जो इलेक्शन होके, वो हमजा साहब का इलेक्शन भी है, वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी है। अगर ये फैसला करना हो तो फिर तो हमजा साहब के इलेक्शन के अलावा बहुत सारे इलेक्शन आप नाल इनवाइट करेंगे, नहीं हो सकते। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, हो सकते। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो उन मेंबरान के डी सीट होने का इशू है कि अगर उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटके वोट दिया है, वो अपनी राय देते हैं और उनकी राय बड़ी मोतबर है, वो राय भी सुनने वाली है। वो कहते हैं कि हमारी जमात के अंदर से ये आवाजें उठी, 2-3 ग्रुप्स बन गए, इसलिए कि जिस शख्स को हमारा लीडर चोर और डाकू कहता था, आज उसके हवाले पंजाब करने लगा है और हमारी जमात का तो नुमाइंदा नहीं था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कायरा साहब, सवाल ये था, जो मुआशी हालात हैं, हम पहले बात कर रहे थे, डॉलर की बात की हमने, मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, हुकूमत ने कलील मुद्दत चलना है, ये तवील मुद्दत चलना है, ये बेयकीनी ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे। देखिए, दो सूरत हाल है। पहली तो बात यह है कि क्या इस सारी गैर यकीनी की कैफियत पैदा करने में अपोजिशन का कोई रोल है? अगर सदर अपने आईनी इख्तियार से है और वो करते हैं, स्पीकर जो है वो सारे अमल को सैबोटाज करते हैं, तो इसमें इस हुकूमत का कितना कसूर है और इन ऑफिस का कितना कसूर है, इसको जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। कायरा साहब, ये कहा जा रहा है कि इस्लाहात होंगी, उसके बाद इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, अब ये कितना वक्त लग जाएगा इस्लाहात पे? आज आपने नैब का मामला भी जेर बहस लाया, तो वक्त कितना, एटलीस्ट कोई अंदाजा है कब तक ये इस्लाहात हो जाएंगे? देखिए, इस्लाहात का अमल तो जारी है। इस्लाहात का दो पहलू है। एक वो है जो इमरान खान साहब ने गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे बुलडोज करते हुए सारा कुछ वो, और इलेक्शन कमीशन को एक तरफ फेंकते हुए जो तरामीम की थी इलेक्टोरल लॉज में, उनको अंडू करना है, तो वो तो स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी, असेंबली के इजलास के दौरान आ जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा है कि मुख्तलिफ जमातों से वाइडर लेवल पे आपने मुशावरत करनी है। एक तो जमातों के अंदर मुशावरत मौजूद है, हर जमात ने अपना काम किया हुआ है। हमारी ताज हैदर साहब की सरबराही में कमेटी बनी हुई है, मुस्लिम लीग की कमेटी मौजूद है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की कमेटी मौजूद है, और पार्लियामान के अंदर भी जो पार्लिमानी कमेटियां हैं उन्होंने भी बहुत सारा काम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे किया हुआ है। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के प्रॉब्लम इशू पर इमरान खान साहब को भी कंसल्ट करें, पीटीआई को भी कंसल्ट करेंगे, हम उनको दावत देंगे कि वो आए। अगर वो नहीं आते तो बदकिस्मती है
लेकिन हम इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के तरामीम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के बगैर होने वाली तरामीम किसी सूरत जो है वो सस्टेन नहीं करेंगी, लिहाजा उसमें कोई लंबा अरसा नहीं लगेगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन की अपनी एक मजबूरी है, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली पिछली डिलिमिटेशन पे जो 2017 की मर्दमशुमारी के तहत 2018 में डिलिमिटेशन हुई थी हल्काबंदी, वो आइन की एक तरमीम के जरिए हुई थी जो वन टाइम हुई थी। एक दफा के लिए आइन में एक एक्सेप्शन दी गई थी। दूसरे इलेक्शन से पहले आपने वो बुनियादी तौर पे आईनी तकाजा पूरा करना है, और ये पिछली हुकूमत थी जो प्रोविजनल जो आपका सेंसस था उसको रेटिफाई नहीं कर सकी, और फिर इन्होंने जो मर्दमशुमारी का आगाज कर दिया। इन दोनों सूरतों में इलेक्शन कमीशन के हाथ बन जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। बट अब सवाल यह है कि जल्द इलेक्शन हो जाए, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि इस वक्त एक गैर यकीनी की कैफियत है, और ये गैर यकीनी गैर मामूली हालात है, उसमें गैर यकीनी की कैफियत और खराबी करती है। बट इस गैर यकीनी में क्या फेडरल गवर्नमेंट सही फैसले नहीं कर रही? जो हमारे बस में था हम कर रहे हैं। हाँ, पंजाब के अंदर फैसला साजी रोक दी गई। किसने रोकी है? सदर पाकिस्तान ने। कौन कल्परेट है? सदर पाकिस्तान कल्परेट है। इसलिए कि अगर वजीर आला का हलफ लेने के लिए भी अदालत हुक्म देती है और स्पीकर कौमी असेंबली को कहती है आप जाके हलफ लें, कि वहां आईनी ओहदे जो है वो अदालत का हुक्म भी नहीं मानते, तो सदर साहब भी नहीं मानते, तो ये अदम यकीनी जो है ये पीटीआई की तरफ से पैदा की गई। लेकिन मैं आपको एक यकीन से कह रहा हूँ, वरना तो एक तरीका ये भी है कि वो कहते हैं ना रातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनका इलाज तो यही है कि इनको एक तरफ फेंकते हुए हम भी दरमियानी रास्ते निकालते नहीं, क्या मुआवजे की तहरीक ला रहे हैं? हाँ, यही क्वारे साहब, फिर आपके पास मेरे ख्याल ऐवान के दोनों ऐवानों में तो अक्सरियत बन जाती है, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे? मुआवजे की तहरीक लाएं, सदर को हटाएं अपनी, क्योंकि ये गैर यकीन तो पूरे मुल्क, जमहूरियत और कौम को मुतासर कर रही है। गुजारिश ये है कि हम आज भी समझते हैं सदर का मुआवजा करने के अलावा सदर को कर्टेल करने के या सदर को काबू करने के और बहुत सारे रास्ते नहीं। आर्टिकल 6 की बात हो रही है आपके यहाँ, लेकिन क्या सदर को इम्यूनिटी हासिल नहीं है? जरा जवाब देने दे जरा। जी। गवर्नर को रिमूव करना तो फेडरल गवर्नमेंट का वैसे ही अपने अख्तियार है। यानी इमरान खान साहब चौधरी सरवर साहब को रिमूव करें तो ठीक है, हम रिमूव करें, शहबाज शरीफ रिमूव करें तो खराब हो गया। यहाँ सदर अपना माइंड अप्लाई करने लगेगा, जिसको माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और जहां सदर का माइंड अप्लाई करना चाहिए वहां नहीं होता। अब अर्ज यह है कि इसमें एक इशू ये है कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज्यादा नीची है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा रेट है, और उसके नतीजे में रेट बढ़ाने की जरूरत है पेट्रोलियम के भी और बिजली के। ये बात तो बड़ी सिंपल है, आप जानते हैं, मैं भी जानता है। अब गवर्नमेंट ने सख्त फैसले कौन से लेने हैं? यही सख्त फैसला है कि क्या रेट बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने। नहीं बढ़ाने तो उसकी एक कास्ट है। नहीं, कायरा साहब ये बता दें, सदर के खिलाफ अब गौर क्या किया जा रहा है? क्या मुआवजे की तहरीक है या कोई आर्टिकल 6 की बात है? पहले सवाल का जवाब देते हुए तो हम 100 अरब रुपया हर महीने इंजेक्ट करें पेट्रोलियम में और बिजली में, एक तरीका ये है। नहीं करते, अगर रेट बढ़ाते हैं तो उसकी एक पॉलिटिकल कास्ट होगी जो हम बर्दाश्त करनी चाहिए। बिल्कुल, आज भी कैबिनेट में ये फैसला हुआ कि हमें मुश्किल तरीन फैसले करते हुए भी जो सियासी कीमत आती है अदा कीजिए, इससे कि मुल्क बचाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है। सियासी कीमत का सियासी नुकसान होगा, बर्दाश्त हो जाएगा, कल तो रिकवर हो जाएगा। अगर ये फैसला, कायरा साहब, अगर ये फैसला हो गया है तो ये पेट्रोल की कीमत कब तक बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी? इसमें मैं उससे गुजारिश करता हूँ, ये चीज वे की जा रही है और ये दुरुस्त फैसला है कि अभी नहीं बढ़ानी कीमतें। हमने ये वे करना है कि अगर ये पेट्रोलियम की और बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो फिर अशियाए जरूरियात सारी की सारी हर चीज में तूफान, एक महंगाई का तूफान आएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उसके नतीजे में याद रखिए, गवर्नमेंट का तो एक फायदा होगा कि उसको टैक्स ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन आवाम की जिंदगी जीवन हो जाएगी और फिर गवर्नमेंट को सब्सिडियां देनी पड़ेगी। वो सब्सिडी दे के अगर आपने ये करना है कि यहाँ से आपने पैसे बचा लिए और दूसरी तरफ आपने सब्सिडी के रंग में पैसे दे दिए, तो आपने ये सारा अजाब क्यों किया? फिर आप मुल्क को पूरे को अजाब में डाल के इवेंट करा के लोगों की जिंदगी में तलखियां भर के फिर आप उनको फैसिलिटी देने जाएं, तो ये आपने एक टाइट रोप पे चलते हुए फैसला करना है। इसके ऊपर बड़ी कंप्रीहेंसिव डिस्कशन हो रही है। इंशाल्लाह एक आध दिन में आप इसका फैसला देख लें।
जी। लेकिन कायरा साहब, यही बातें जब इमरान खान कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा है, इसकी वजह से हमें बढ़ानी पड़ रही है, तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना है वो कहते थे कि 137 मैक्सिमम कीमत बनती है, आप 150 भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो अब क्या तब्दीली आई है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी? एक तो जो इमरान खान साहब के दौर में आयल था वो $80-85 के दरमियान था, अब 100 क्रॉस कर गया है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी है, एक वजह वो है। दूसरा, डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है। इमरान खान साहब के दौर में 180, 85 तक गया था, आज तकरीबन वो 199, 192, 193, 195 पे था। तो ये जो प्राइस वेरिएशन है उसकी भी एक वजह बनती है। दूसरी वजह यह है कि इरशाद साहब, इमरान खान साहब ये वादा करके आए थे कौन से कि मैं आऊंगा तो मैं तेल के ऊपर टैक्स खत्म कर दूंगा और तेल सस्ता कर दूंगा। मैं आऊंगा तो मैं गैस के ऊपर टैक्स खत्म कर दूंगा, सस्ता कर दूंगा। मैं आऊंगा तो बिजली पे टैक्स खत्म कर दूंगा। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया हुआ। हम समझते हैं कि ये खिलाफे हकीकत वादे हैं, ये झूठ पे मबनी वादे हैं, ये वादे नहीं हो सकते। हम जो बात कर रहे हैं वो हकायक के मुताबिक है। खान साहब बात हकायक के मुताबिक कर रहे थे, लेकिन अपने वादे से इनहराफ कर रहे हैं। आखिरी सवाल कायरा साहब, आखिरी सवाल, क्या अगले आपने झूठ बोला है वो मान लेते, मैंने झूठ बोला था। कायरा साहब, आखिरी सवाल, क्या आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या मुद्दत पूरी करेंगे? इरशाद साहब, ये सवाल भी कोई बहुत दफा डिस्कस हो चुका। आप जानते हैं कि हम जब अदम एतमाद की तहरीक लेके आए थे तो उस तहरीक के अंदर ये बात दर्ज थी कि हम इस तहरीक को लाने की वजह यह है कि नया इलेक्शन होना चाहिए, नया मैंडेट आना चाहिए। ये चोरी शुदा मैंडेट पे बैठे हुए हैं और उसका तरीकाकार भी हमने दिया था। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, ये बात हमने पीडीएम के बनते हुए, पीडीएम से अलग होते हुए, लॉन्ग मार्च शुरू करते हुए, हमने अदम एतमाद की तहरीक मूव करते हुए हर वक्त कही। जी ठीक, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।